लास्ट वीडियो में हम लोग ने हिंदू मैरिज एक्ट का चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, जो कि दिया गया था प्रिलिमिनरी के बारे में, जो डिफाइंड था सेक्शन 1 से 4 के बीच में। जहां हम लोग ने हिंदू मैरिज एक्ट का शॉर्ट टाइटल, उसका एक्सटेंड, उसमें कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं, एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ होता है, किस हद तक होता है, और उसके एक्ट के आने से क्या क्या चेंजेस आने लगे, ये हम लोग ने डिस्कस किए थे। अब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट का सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो बात करता है हिंदू मैरिजेस के बारे में, जो दिया गया है सेक्शन 5 से 8 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 बात करता है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू मैरिज को करवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया या क्या क्या चीज़ों का हमको फॉलो करना पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट बोलता है कि शादी के टाइम हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से किसी के पास कोई भी पार्टनर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि शादी के टाइम उनके पहले से कोई शादी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन है, मेल है, वो अपनी नेक्स्ट पार्टनर या फिर वाइफ से शादी कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पहले से ही उसके पास वाइफ है, तो ऐसी मैरिज या फिर ऐसा ग्राउंड वैलिड मैरिज नहीं कहलाया जाएगा, मैरिज फिर नहीं होगी। जैसे कि बाइगैमी का केस है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने पहले शादी कर रखी थी, फिर बाद में उसने दूसरी शादी कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में वो मैरिज वैलिड नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर पहले ही अगर हस्बैंड ने कोई शादी की है अपने फर्स्ट वाइफ से, तो वो अगर उसकी डेथ हो जाए तब वो जाके सेकेंड वाइफ से अपनी मैरिज के सारे परफॉर्मेंस कर सकता है, उससे वो शादी कर सकता है, तब वो वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी। लेकिन अगर शादी पहले से ही हो रखी हुई है, फिर से दूसरी शादी आप कर रहे हैं, तो वो एक बाइगैमी की सिचुएशन में आएगा, वो शादी वॉइड होगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें दोनों में से कोई एक पार्टनर इनकैपेबल है अपनी मर्जी या फिर कंसेंट देने में, यानी कि बिना मर्जी की भी शादी हो गई, तो वो भी एक तरीके से वॉइडेबल है। मान लीजिए आप किसी की शादी कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो पर्सन जिसकी हो रही है उसका मन ही नहीं करने का, उसकी मर्जी के आप खिलाफ चले गए, उससे परमिशन ही नहीं लिया। आप अपने पार्टनर को चूज़ करने का आपके पास खुद का राइट है, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं है। वो इनकैपेबल भी है, मान लीजिए उसके अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी भी नहीं कि वो अपने डिसीजन ले सके कि मेरे लिए कौन पार्टनर सही है कौन गलत है। तो ऐसा कुछ कंसेंट भी नहीं लिया अगर किसी फैमिली मेम्बर्स ने, और वो खुद भी वो पार्टनर इतना अप्रोप्रिएट इतना नहीं है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने कंसेंट दे सके, तो ऐसी मैरिजेस वॉइडेबल मैरिज कहलाएंगी। मान लीजिए उसकी मर्जी भी ले लिया आपने, लेकिन वो पर्सन जिसने मर्जी दी वो खुद ही इतना कैपेबल नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर है, मैरिज के लिए अनफिट है, या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो उससे शादी भी कर सके और चाइल्ड को बर्थ दे सके, तो ऐसे आप किसी पर्सन की शादी कराते हैं तो वो मैरिज वॉइड कहलाई जाएगी, वो इस कंडीशन में नहीं आएगी। या उसको कोई अटैक ऑफ इंसैनिटी हो, पागलपन के दौरे पड़ते हो, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है तो भी शादी रद्द हो सकती है। अब यहाँ पे एज ऑफ पार्टी को भी लेके शादी को वॉइड किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसमें दो पार्टनर्स है, ब्राइड और ब्राइड रूम अगर 21 साल का नहीं है और ब्राइड 18 ईयर्स की नहीं है, तब तक के लिए वो शादी वॉइड मानी जाएगी। अब इसमें एक नया अमेंडमेंट आ गया, इसमें नए चेंजेस आ गए हैं। अब इसमें ब्राइड की 21 साल शादी की उम्र होनी चाहिए, अगर वो 20 ईयर्स क्रॉस कर रही तब आप उसकी शादी करा रहे हैं, यानी कि बाल विवाह आप नहीं करवा सकते। बाल विवाह करवाएंगे तो वो वैलिड मैरिज की कंडीशन में नहीं आएगा। अगर उम्र कम होगी तो मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। आप किसी की शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जाकर नहीं कर सकते, यानी कि अपने ही परिवार में अपने ही भाई बहनों से ही शादी आप करवा दे रहे हैं, वो भी एक वैलिड मैरिज की सिचुएशन में नहीं आएगी। और है सपिंडास रिलेशनशिप में, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जो हम लोग ने सेक्शन 3 की डेफिनेशंस में देखा। तो सपिंडास रिलेशनशिप में भी अगर आप शादी करवा दे रहे हैं अपने ही पिंड में ही, अपने ही फुल ब्लड के अंदर ही करवा दे रहे किसी से भी शादी अपने पार्टनर्स में, तो वो मैरिज भी वैलिड नहीं होगी, वो भी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स में अगर कोई पागल हो, किसी की उम्र छोटी हो, अपने ही परिवार का हो, या एक से ज़्यादा शादी करे, तो ऐसी सब सिचुएशन के साथ आप शादी नहीं कर सकते। ये सारी कंडीशन किस चीज़ की बनेगी, फिर डिवोर्स लेने की। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये बाद में ग्राउंड्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं डिवोर्स के लिए। तो ये बता रहा था सेक्शन 5, जिसमें हमने देखा था कि वैलिड मैरिज करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। उम्रदार हो लड़की या लड़का, किसी मेंटल डिसऑर्डर ना हो, कोई बात छुपी ना हो, सारी बातें आपको पता हो उसके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप बेसिकली ना हो। मान लीजिए पहले ही कोई हस्बैंड या कोई वाइफ
किसी ने पहले शादी की हुई बाद में दोबारा कर दी तो उसके लिए तो नुकसान हो गया, वॉइड मैरिज हो गई, माना ही नहीं जाएगा इस सिचुएशन में। ये बताता है सेक्शन 5। अब देखते हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 बात करता था गार्जियनशिप इन मैरिज, यानी कि मैरिज में परिवार का होना ज़रूरी है। बिना उनके मौजूद हुए कोई पार्टनर शादी नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्ट को बाद में हटा दिया गया था, इस सेक्शन को इस एक्ट से हटा दिया गया। ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के बेसिस में ओमिट हो गया। अब ये क्यों हटा गया इसको हम लोग बाद में अलग से समझेंगे। अब देखते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 किस चीज़ की बात करता है? सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि दोनों पार्टनर्स कौन कौन से रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, क्या कैसे निभाएंगे, ये सब दिया गया सेक्शन 7 में। देखिए, दो तरीके से रीति रिवाज फॉलो हो सकते हैं, या फिर कस्टमरी राइट्स में या फिर पार्टीज की सेरेमनीज के बेसिस पे। अब कस्टमरी राइट्स कैसे हो गए? मान लीजिए किसी का रिलीजन है हिंदू, उसके अकॉर्डिंग देखिए दिया गया है कि 7 फेरे होना मैंडेटरी। जब तक 7 फेरे नहीं होंगे, यानी कि सप्तपदी, यानी कि 7 फेरे, यानी कि 7 राउंड आप अगर उस फायर के बीच में नहीं लेंगे तो वो मैरिज तब तक के लिए वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये कस्टमरी राइट्स होते हैं। जैसे हिंदू में ये है, मुस्लिम में कॉन्ट्रैक्ट बनना है, यानी कि एक स्पेसिफिक कस्टम्स के बेसिस में कोई रीति रिवाज जो फॉलो होते आ रहे हैं, तो आप उन बेसिस के अकॉर्डिंग तो वो सब सेरेमनीज की कैटेगरी में आएंगे। आप वैसे शादी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन हिंदू मैरिज में, जैसे कि मैंने बताया कि 7 फेरे नहीं लेगा, तब तक उसकी मैरिज इनकम्प्लीट मानी जाएगी। वो पूरी मैरिज एक तरीके से वॉइड कहलाई जाएगी। ये कस्टम में दिया गया हिंदू मैरिज के। एक होता है सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, यानी कि कोई ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है। ब्राइड मान लीजिए जैन है और ब्राइड ग्रूम बुद्धिस्ट है या फिर राजपूत है या फिर कोई भी स्पेसिफिक कास्ट का। मान लीजिए ब्राइड जैन है और ब्राइड ग्रूम है और राजपूत है, यानी कि स्पेसिफिक अलग अलग कास्ट के हैं। तो स्पेसिफिक कास्ट के अकॉर्डिंग जो जो कस्टम्स फॉलो किए गए, जैसे कि इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं, इसमें 2 पर्सन अलग अलग अपने स्पेसिफिक रिलीजन तो सेम है, हिंदू हैं, लेकिन उसमें अलग अलग कास्ट बेसिस जैसे आ गया, या अलग अलग सेरेमनीज, या फिर जो जो अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग जो उनके फॉलो किया गया, तो उस अकॉर्डिंग से अगर कोई शादी होती है तो वो सारी सेरेमनीज की कैटेगरी में आएगी। एक जो कस्टम्स में बात लिखी गई है, जैसे स्पेसिफिक धर्म के अकॉर्डिंग जो बात की गई है, जैसे कि 7 फेरे होना ज़रूरी है तभी तब तक मैरिज वैलिड होगी। और एक जो अपने स्पेसिफिक सेरेमनीज के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक पार्टीज अपनी खुद के बेसिस में करती है, वो सब सारी कैटेगरी इसमें आएगी, जो बात करता है सेक्शन 7 के बारे में। अब देखते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके क्या क्या प्रोसीजर है। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है। ये नहीं लिखा इस लॉ में कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना, वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं। इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसमें कोई रूल बना के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस में वो कर सकता है। रजिस्ट्रेशन का कराना यही ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स बनाए कोई भी सिचुएशन के या फिर कोई भी कंडीशन को लेके, मैरिज को लेके, तो उसको हर पार्टनर को प्रॉपर वे में फॉलो करने पड़ेंगे। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप रजिस्ट्रेशन के बेसिस में आप दे रहे हैं, तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, जितनी भी बातें लिखी गई हैं, उसका प्रॉपर वे में पालन करना ज़रूरी है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाया है रजिस्ट्रेशन को लेके जिसको दोनों में से कोई भी पार्टनर्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पनिशेबल हो सकते हैं। तो आपके ऊपर 25 रुपीज़ तक का फाइन जनरेट कर सकती है। और ये बात कहता है कि जितने भी यहाँ पे लॉज बनाए वो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं बनाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ही रजिस्ट्रेशन को पावर दी है कि आप प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं अगर कोई इसका प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करता है। तो इसमें हिंदू मैरिज का रजिस्टर जो है वो पब्लिकली ओपन है, यानी कि इसमें कोई भी आके इंस्पेक्शन कर सकता है, इसकी जानकारी इकट्ठी कर सकता है वो, और साथ ही साथ ये एज अ एविडेंस भी कोर्ट में यूज़ हो सकता है। ये एडमिसिबल है, ये कोर्ट में एज अ फॉर्मल वे में, एज अ फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये यूज़ हो सकता है। कई बार हम लोग ने देखा होगा डिवोर्स के केसेस में हस्बैंड कहता हमारी से शादी नहीं हुई है, तो कहेगा डिवोर्स क्यों हम मेंटेनेंस दें। तो ये जो बात कहता है कि हमारी से शादी ही नहीं हुई है, उस बात को प्रॉपर वे में लीगल मैनर में करने के लिए रजिस्ट्रेशन हेल्प करता है। जब अगर शादी रजिस्टर होगी तो एज अ डॉक्यूमेंट वो वेरीफाइड होगी कि हाँ इस पर्सन ने इस डेट को यहाँ पे शादी की है। वो एक तरीके का रिकॉर्ड या फिर एविडेंस बन सकता है मेंटेनेंस या फिर डिवोर्स लेने के लिए।
तो ये एक वैलिड सर्टिफाइड कॉपी होती है, जो कौन देता है? रजिस्ट्रार देता है, कुछ अपनी फीस को लेके, मनी की कुछ आपको फीस पे करनी होती है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड होता है और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आई होप आपको सेक्शन 5, 7 और 8 अच्छे से समझ आया। तो पहले हम लोग ने देखा था कि वैलिड मैरिज करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वैलिड मैरिज कब जाके वैलिड होगी, ये सब हम लोग ने देखा था। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं पड़ रही है, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, आप जो लॉज के अकॉर्डिंग जो बात की गई है इसमें प्रोविजन में, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उसे, तो आपकी मैरिज किसी तरीके से भी वैलिड नहीं कहलाई जाएगी, वो पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगी, नल और वॉइड, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं कहलाई जाएगी। फिर सेक्शन 7 में हम लोग ने सेरेमनीज पढ़ा कि कैसे लोग सेरेमनीज को फॉलो करेंगे, क्या क्या उनके कस्टम्स हैं, इनके बारे में हम लोग ने सेक्शन 7 में डिस्कस किया। और सेक्शन 8 में मैरिज के रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार के बेसिस में स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उसमें रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देगा जिससे माना जाएगा कि आपकी शादी या फिर मैरिज रजिस्टर्ड की गई है, हो चुकी है और ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके नेसेसिटी के अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 5 से सेक्शन 8 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, जो कि चैप्टर 2 का हिंदू मैरिज में दिया गया था। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं और उस पूरी वीडियो को फिर से चला के एक बार सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।